बिल्कुल। देखिए, विधानसभा चुनावों में सिविल लाइंस के परिणाम अब कुछ ही देर में आ जाएंगे। सिर्फ घोषणा होना बाकी है। 18वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें करीब 25,000 से जो है भाजपा लीड कर रही है। वहीं बड़ा चेहरा प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं फिलहाल मौजूदा सरकार में जो थे, वो हारते हुए हमें यहाँ नजर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ गोपाल शर्मा के समर्थक मेरे साथ मौजूद है। मैडम, आज चुनावों में जो परिणाम है वो एक तरफा जीत बयां कर रहे हैं भाजपा की। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, आंचल अवाना है नाम मेरा और सिविल लाइन से ही हूँ, पूर्व पार्षद रही हूँ। मैंने आपको जीत का आंकड़ा सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया था कि जीत तो हम पहले से ही सुनिश्चित कर चुके थे। अभी कितना मार्जिन है, तो बताइएगा। मार्जिन देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे कि हम कितने मार्जिन से जीतते हैं। और मैं भी आपको बता दूं, देखिए 18 राउंड पूरे हो चुके हैं। 18 राउंड ही होने थे, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 25,000 से जो है गोपाल शर्मा जीत चुके हैं। 28,000 वोटों से गोपाल शर्मा जीत चुके हैं। और भी लोग मौजूद हैं। सर, कितने राउंड हुए? बड़ी खबर इस बीच में रुक कर लेते हैं कि शाम 5:30 बजे सीएम गहलोत देंगे इस्तीफा। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं, यानी कि मान लिया गया कांग्रेस की तरफ से कि इस बार राज नहीं कायम रहने वाला है। राजस्थान की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये शाम कुछ बदलती हुई नजर आ रही है सियासी गलियारों से। रविंद्र, सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं। खबर का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने हार मान ली है और अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे अपना इस्तीफा देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कोई इफ कोई बट नहीं, ये रुझान है। नतीजों का इंतजार करेंगे। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। अब यह साफ हो चुका है। राजभवन जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। इससे पहले भी अभी सौजन्य भेंट कहा गया था कि उन्होंने मुलाकात की थी। शाम को 5:30 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद जो लगातार तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई अब यहां पर नजर आ रही है। कुछ बच नहीं गया, जैसे आप कह रहे थे रविंद्र। निरंजन पोद्दार जी लगातार हमारे साथ बचे हुए। दो इसके पहलू हैं सर, समझिए गंभीरता को। एक ये कि तुरंत समझ रहे हैं कि हाँ, हमारी ये हार कबूल है, स्वीकार है, इस्तीफा देने जा रहे हैं। और अब चूंकि राज्यपाल न्योता देंगे बीजेपी को सरकार बनाने का, तो फिर बीजेपी की जिम्मेदारी होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी जल्द से जल्द तय किया जाए। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से ये एक शालीनता की भाषा है कि अगर आप चुनाव हारते हुए दिख जाए, आपको लग जाए कि आप स्वयं से स्वीकार करके और इस्तीफा दे दें, इसमें आपकी बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से जो आपकी इज्जत है वो बनी रहती है। और रही बात, आपने दूसरा सवाल किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब कौन नामित होगा मुख्यमंत्री के लिए, तो देखिए ये पार्टी के संगठन का और पार्टी के अंदरूनी मामलों का मामला है। इसके अंदर हमें वैसे बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जो परिस्थिति है और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी वहां पे अभी समझ लीजिए चुनावों के अंदर आई और आखिर में आकर के उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने जिस तरीके से चुनावों को बांधने का प्रयास किया, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व अब शायद हो सकता है कि ये जिम्मेदारी दोबारा से वसुंधरा राजे जी लगातार तीसरी बार अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। ये एक तरह से एक तुहमत सा लगता हुआ उनके पूरे शानदार अब तक के राजनीतिक करियर पर फिर से लगता हुआ दिखाई दे रहा। नहीं रविंद्र जी, आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मेरा दृष्टिकोण इसके अंदर दूसरा है। खासतौर से मातृशक्ति को और युवा शक्ति को, राजस्थान को मैं धन्यवाद देता हूं। वो जानते हैं कि उनका भविष्य और मातृशक्ति के परिवार का पालन पोषण और हर तरह से जो मजबूती जो परिवार को मिल रही है, उस परिवार के साथ, उस युवा के साथ, उस मातृशक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं, उनकी सरकार खड़ी है। अब राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार काम करेगी। पिछले 5 साल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेंगे। और ये हमारा संकल्प रहेगा कि जिस तरह से देश का विजन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है कि अगले 25 वर्ष के अंदर भारत विकसित राष्ट्र और दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में गिना जाए, उसमें राजस्थान पूरी तरह से अग्रणी राज्यों के अंदर अपना स्थान प्राप्त करे। शुरुआत में बहुत चुनौतियां थी आपके साथ, लेकिन आप इतना आश्वस्त हैं कि आपकी 50,000 के अधिक से मार्जिन से जीता। देखिए, पूरे आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, पूरे आनंद से और मज़े से, उत्साह से हमने चुनाव लड़ा। सबसे लंबा चुनाव शायद कुछ हम ही में से कुछ लोग थे जिन्होंने लड़ा, लेकिन कोई थकान नहीं है। उसी ऊर्जा के साथ पहला दिन, उसी ऊर्जा के साथ आखिरी दिन। और ये कारण यही था कि जनता से अपार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा था। आश्वस्त हम पहले दिन से थे और बात वही थी जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हो,
वो तो छाती ठोक के किसी भी कांग्रेसी के सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये ताकत थी हमारी, और चुनाव के अंदर हमें पता था कि किस तरह से ओपनिंग होगी और किस तरह से क्लोजिंग होगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, सांसद के उस समय रोल रहता है नीति बनाने का और देश के फंड साधन राज्यों तक पहुंचाने का, लेकिन विधायक के अंदर जिम्मेदारी रहती है कि जो मोदी सरकार से फंड आ रहे हैं उनको सच्चाई, ईमानदारी और समय से नीचे तक पहुंचाना, इसकी संतुष्टि हमें अलग से मिलेगी। और राजनीतिक जीवन के अंदर भी मुझे लगता है कि मेरी राजनीतिक शिक्षा भी अब पूरी होगी, क्योंकि अब धरातल की राजनीति भी करेंगे, जिससे व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव रहेगा और जैसे मैंने कहा ये सुकून मिलेगा कि नीचे तक बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि राजस्थान में बीजेपी से सीएम के संभावित चेहरे जीतते हुए नजर आए हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े। और ये सबसे बड़ी जानकारी हम बता रहे हैं, उन संभावित चेहरों की बात कर रहे थे रविंद्र, क्योंकि आखिरकार अब सवाल ये है कि सरकार जब बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कौन से चेहरे होंगे जिनको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। तीसरा नाम भी ओम बिरला का भी यहाँ पर सामने आया, तो अर्जुन राम मेघवाल, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला सीएम के संभावित चेहरे हो सके। दूसरा पहलू इसका ये कि भले ही 7 सांसद चुनाव लड़े हों, लेकिन उन 7 सांसदों का नहीं, बल्कि ये जो 3 सांसद जिनमें से एक लोकसभा अध्यक्ष है और 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनका संभावित चेहरों के तौर पर नाम सामने है। निरंजन जी लगातार वसुंधरा जी का जिक्र करते हैं। निरंजन जी का रुख करेंगे, सौरभ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ का सीधे रुख करेंगे। सौरभ, क्या अपडेट है? आप देखिए, तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और संभावित चेहरों की बात भी होने लगी है। जी बिल्कुल, संभावित चेहरों की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार के नाम सामने आए, चाहे बात अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो और ओम बिरला हो, ये जो तमाम नाम है उनके नामों की चर्चा जो है वो अब तेजी से चल रही है और यही वो नाम है, इनमें से ही कोई एक शख्स जो है वो राजस्थान की सत्ता संभालेगा। लेकिन वो शख्स कौन होगा, क्योंकि देखिए तमाम इन नेताओं की अलग अलग खासियत है। अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा मौका देते हुए कानून मंत्री बनाया। भीमराव अंबेडकर के बाद दूसरे वो ऐसी चेहरा है जिन्हें कानून मंत्री के तौर पर जो है वो बिठाया गया। तो एक ऐसी कार्ड राजस्थान में अगर बीजेपी खेलना चाहेगी तो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो एक बड़ा नाम उभर कर सामने जो है वो आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस लिहाज से बड़ा चेहरा है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र में जो है वो भूमिका निभाई है, जल शक्ति मंत्रालय उन्होंने संभाला है और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इस लिहाज से उनका नाम भी जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है और जिस प्रकार से पिछले 5 साल जो है वो लगातार एक्टिव रहे और लोकसभा में जिस प्रकार का उनका कार्य प्रणाली रही है, इसके बाद ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि ओम बिरला भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम चर्चाओं में, चूंकि 2 बार की मुख्यमंत्री है और बीजेपी को जो है वो 2024 जीतना है, तो 2024 कौन जिता सकता है, वो जो है वो उसके चेहरे पर मोहर जो है वो लगेगी। इनमें से जो भी नेता ये जिम्मेदारी लेता है कि 2024 की रण जो है वो अपने दम पर जिता सकते हैं, तो उसी को ही जो है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिस प्रकार से पहले जी बोलिए जी बिल्कुल, देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम इस लिहाज से चर्चाओं में क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के वो भी नजदीक रहे और केंद्र में भी उन्होंने भूमिका अदा की और उसके बाद जब उन्हें राजस्थान भेजा गया तो यहाँ पर भी एक बखूबी जो है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है और यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी अंतर से वो जीते। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी
राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो ये संभावित नाम है, इनको लेकर कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इन्हीं में से ही एक नाम को जो है वो सौरभ, चूंकि महाजश्न जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान का चेहरा कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन संभावित नामों पर ही जो है वो तमाम कयास जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाला है। ठीक है सौरभ, लेकिन स्टूडियो में अलका जी भी मौजूद है। अलका जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। अलका जी, खुश तो बहुत होंगे आप, थोड़ी देर में ही एक्स सीएम हो जाएंगे अशोक गहलोत, लेकिन प्रेजेंट सीएम कौन होगा अब तो ये बता सकते हैं, क्योंकि तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं। अलका जी, इस सवाल को ऐसे देखिए कि क्या महत्वपूर्ण बातें एक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के ध्यान में रखी जाएंगी पार्टी के लिए, जैसे जातिगत समीकरणों की बात कर लें, ऐसे बात कर लें कि 2024 में ऐसा मुफ्ती चेहरा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर के चल सकता हो और 25 के 25 सांसद फिर से जिता के वापस आपकी झोली में दे दे। पार्टी में सामूहिक नेतृत्व और ऐसे नेताओं की कमी भी नहीं है जो ये आप सारी खूबियां बता रहे हैं। अभी संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको किस जगह पर दायित्व देना है। बिल्कुल अलका जी तो ये मानेंगी निरंजन जी की बीजेपी के पास कई सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सक्षम है। मैं चुनौतियों की अगर बात करूं, भावी मुख्यमंत्री के सामने एक तो ये चुनौती होगी कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, एक बड़ी संख्या में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर है, बड़ी संख्या विधायकों की जिसमें है। दूसरी बात 2024 में चूंकि 2 बार इससे पहले 25-25 सीटें मिली हैं, तो तीसरी बार भी इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा। और तीसरी बात अगर ये कहें कि अपेक्षाएं जनता को बहुत सारी है और 5 साल बाद फिर से रिवाज बदलना होगा और इस तरीके से बदलना होगा कि रिवाज को तोड़ते हुए फिर राज कायम करना है। तो ये एक बड़ी चुनौती भावी चेहरे के लिए हो सकती है सर। बिल्कुल रविंद्र, थोड़ा सा मैं ना इसमें और थोड़ा सा एक बात और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बात बीजेपी के सामने आज जो बात कांग्रेस के सामने आ रही है, ये देखा जा रहा था पूरे चुनाव के दौरान कि राजस्थान की जनता रोटी बदल देती है। यही सवाल 5 साल बाद बीजेपी के सामने भी आएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, चर्चा भी जारी रखेंगे और लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। गिनती होगी सुबह 8 बजे से, सुबह 8:30 बजे से ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगी। ईवीएम से मतगणना की शुरुआत होगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। 2552 टेबल पर 4180 राउंड में गिनती की जाएगी। शिव विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 34 राउंड होंगे। अजमेर साउथ सीट पर सबसे कम यानी कि 14 राउंड होंगे और इस दौरान काउंटिंग जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिल्कुल पल्लवी, सबसे बड़ी खबर है जो हम ब्रेक कर रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि बड़ी टीम के साथ हम बता रहे हैं कि आज का किस तरीके से वोटिंग जो है, काउंटिंग जो होगी, जो मताधिकार का प्रयोग जनता ने कर दिया था वो किस तरीके से होने वाली है। और हर एक जगह पर यानी चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और सबसे पहले हेमंत अरबाज के पास चलेंगे। बिल्कुल अरबाज करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को हम ये बता दें कि आज जनादेश किसे मिलेगा, जनादेश कौन होगा सत्ता का सरदार, इसका हर किसी को आज से इंतजार। और प्रदेश में बम पर मतदान और एग्जिट पोल के रुझानों के बाद अब ऊंट किस करवट आज बैठेगा, तस्वीर थोड़ी देर में साफ होगी। सीधे हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ, और साथ ही हम बताते चलें कि चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता आज तैनात है। जनता के बीच से लेकर के बूथ तक जहां पर गिनती हो रही है वहां पर भी हमारे संवाददाता सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ अरबाज का रुख करते हुए, अरबाज अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को है, तस्वीरें दिखाइए और अब बताइए कि कितना वक्त है जब काउंटिंग की शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल हेमंत, देखिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा सत्ता का महासंग्राम और सबसे बड़ी टीम न्यूज़ 18 राजस्थान की जमीन पर मौजूद है। 199 विधानसभा सीटों के ऊपर 1862 उम्मीदवारों की किस्मत के ऊपर लगा 25 नवंबर को ताला अब सिर्फ 2 घंटे में खुलने वाला है और इस 2 घंटे के बाद में ये तकदीर जो है सामने आ जाएगी खुल के कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। 3
करोड़ 92 लाख मतदाताओं ने जो राजस्थान में अपने मताधिकार का उपयोग किया है ईवीएम से, और करीब 4,66,000 बैलेट पेपरों को करीब देखिए 4,000 राउंड में गिना जाएगा। 2500 टेबल होंगी, 36 केंद्र होंगे, 2 केंद्र मेरे पीछे जयपुर में। ये देखिए सुरक्षा की जो व्यवस्था है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, एजेंट्स आने लग गए हैं, ट्रैफिक को लेकर के बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। 199 सीटों पर हमारी पूरी टीम रहेगी, सारे लोग रहेंगे बाकायदा एक एक सीट पर, हर एक सेकंड पर, हर एक राउंड की पूरी जानकारी। आसिफ हमारे साथ में मौजूद है, पूरी तैयारी करेंगे विधानसभा से। कौन सी सीट पे रहेंगे आसिफ? देखिए, मैं बस्सी और जंबा रामगढ़ देखने वाला हूं अरबाज, और मैं आपको बताऊं कि पो फटने वाली है। और आप यहां एक बार मैं नवीन से कहूंगा, हमारे सीनियर कैमरामैन से, कि वो एक तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो है मीडिया का जमघट लग चुका है। और साथ ही साथ अरबाज जो है, ये बैरिकेड के बाहर कुछ ही देर के अंदर 8 बजे वो समय होगा जब रुझान और वो सारी चीजें सामने आने लगेंगी चुनाव से जुड़ी हुई, जिसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ अरबाज, ये भी देखिए आप, पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट्स आने लग गए हैं। यहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट पहुंच गए जो आपकी किस्मत का फैसला खुलने वाला है। थोड़ी बहुत एंजाइटी है, टेंशन है? नहीं, चिंता तो मुझे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। जी बिल्कुल चिंता नहीं। हमारे साथी लवली लगे हुए हैं बाकायदा। कौन सी विधानसभा सीट पर? देखिए, मेरे पास में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है, और उसके बाद साथ में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है, और इसके अलावा भी जो कॉमर्स कॉलेज के अंदर अधीन आने वाले जो तमाम विधानसभा क्षेत्र है, उन पर हमारी पैनी नजर रहेगी। सबसे बड़ी टीम हमारे साथ में है, और आपको बता दें कि मतगणना बिल्कुल अरबाज, उपेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया हमने सुनवाई है, इंतजार है अब नतीजों का, सबसे पहले रुझान का। और हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने से, जहां आज जो नतीजों का इंतजार हो रहा है। उस विधानसभा में कौन कौन नए विधायक चुन करके आएंगे, जनता किन पर मोहर लगाएगी, उसका इंतजार है। प्रियंका हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने से, और सबसे तेज, सबसे सटीक रुझान और पहला रुझान क्या होगा वो बताने के लिए श्रुति हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, पूरी टीम के साथ में आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अरबाज हमारे साथ हैं, पल्लवी मेरे साथ हैं। पल्लवी, हम सीधा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को राजस्थान विधानसभा के ठीक बाहर। बिल्कुल, प्रियंका वहां पर मौजूद है। प्रियंका, कितनी हलचल देखने को मिल रही है? हालांकि अभी टाइम है, लेकिन तड़के सुबह से ही सभी की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी थी, मंदिर जाना शुरू हो चुके थे। प्रियंका। बिल्कुल पल्लवी, बेहद खास आज का दिन। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय, विधानसभा के ठीक बाहर। महासंग्राम 2023 को लेकर आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता चलेगा कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। राजस्थान ऊंट के लिए भी जाना जाता है, और सियासत का ऊंट किस ओर बैठेगा इसका फैसला आज हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आज की सुबह शुरुआत रुझानों के साथ करेंगे, दिन भर ताजा तरीन नतीजों के साथ। सबसे पहले, सबसे तेज मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का। राजस्थान के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में हमारे दर्शक आज दिन भर जो अपडेट जाना चाहेंगे, उन तमाम दर्शकों का स्वागत। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार हमसे जुड़े हुए दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। और नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। आज 199 सीटों के नतीजे आने हैं, सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तड़के सुबह से ही टेंपल रन भी शुरू हो चुका है, और वैसा इसलिए क्योंकि 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जो था वो जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते ईवीएम पेटी में बंद कर दिया था, और आज वो ईवीएम का जो पिटारा है वो खुलेगा। सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें इसी वजह से बढ़ी हुई है कि किसकी किस्मत। मुदस्सर, उसे आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की है। डी कुमेर से बीजेपी के शैलेश सिंह जीते हैं। नदवाई से बीजेपी के जगत सिंह ने चुनाव जीता है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। वैर से बीजेपी के बहादुर कोहली चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बयाना से निर्दलीय ऋतु बनावत चुनाव जीतती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो भरतपुर से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत हासिल की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डी कुमेर से बीजेपी के शैलेश सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नदवाई से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगत सिंह चुनाव जीत चुके हैं।
और वैर से बीजेपी के बहादुर कोहली चुनाव जीते हैं। देखिए अब लगातार नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर लगातार जीत दर्ज करते हैं, लेकिन हम जो अन्य पार्टियां हैं उन्हें भी यहां पर इनकार नहीं करेंगे, उनके भी प्रत्याशी लगातार जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी की हम बात कर रही हैं, आरएलडी ने भी यहां पर जीत दर्ज की है। नदबई से बीजेपी के जगत सिंह चुनाव जीते हैं, ये बड़ी खबर है। कामा से बीजेपी की नौछम चौधरी जो है चुनाव यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। नगर विधानसभा पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, भरतपुर से आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जीत दर्ज की है। एक के बाद एक अब जो जिस तरीके के रुझान थे वो नतीजों में परिवर्तित होते हुए और ये जो आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक के बाद एक बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कामा से बीजेपी की नौक्षम चौधरी चुनाव जीत चुकी हैं। नौक्षम चौधरी शुरुआत से ही चर्चाओं में थी और हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद नौक्षम राजस्थान में चर्चाओं में रही और यहाँ पर उन्होंने चुनाव जीत लिया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है, नदबई से बीजेपी के जगत सिंह ने चुनाव जीत लिया है। बिल्कुल अब लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे थे वो नतीजों में तब्दील हो रही हैं और जीत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ ऐसी विधानसभा है जहां पर रिजल्ट आना बाकी है क्योंकि वहां पर अंतिम राउंड की जो है काउंटिंग इस वक्त जारी है, लेकिन हाँ वहां पर से भी नतीजे हम लगातार आपको बता रहे हैं और क्योंकि ये नतीजे बहुत अहम है। 5 साल के बाद किस तरीके से इस बार फिर से सत्ता में परिवर्तन जो है वो नजर आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं। कुल आंकड़ा भी हम आपको बता रहे 199 सीटें इस बार थी जिसमें चुनाव लड़ा गया और उनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 111 इस वक्त नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं 73 इस वक्त कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तुष्टिकरण के आधार पर चलती है, इसलिए राजस्थान की जनता ने उसको जवाब दे दिया। सांगानेर के मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को, सांगानेर की जनता को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कांग्रेस के इस लूट और झूठ का जवाब दिया है और मैं उस विचार को नमन करना चाहता हूं जिस विचार ने सांगानेर को खड़ा किया है और सांगानेर को अजय दुर्ग बनाने का काम किया है। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस जिस भ्रष्टाचार के आधार पर, तुष्टिकरण के आधार पर, लूट और झूठ के आधार पर युवाओं को धोखा दे करके, किसानों को धोखा दे करके, दलितों को धोखा दे करके, महिलाओं को अपमान करके जिस तरह से नहीं किया, जनता ने उनको पूरा जवाब दिया। संगठन में आपने लंबे समय काम किया, चुनावी मैदान में पहली बार थे, कहीं मन में ये था कि क्या चुनाव निकल पाएगा नहीं, या फिर आपको एक आश्वस्त है कि ये बीजेपी की सीट है, ये बीजेपी का बैठ? देखिए मैं पहले दिन से अस्वस्थ था, मुझे जनता का भरोसा था, उन कार्यकर्ताओं का भरोसा था, उस विचार का भरोसा था कि सांगानेर अजयगढ़ है और अजयगढ़ रहेगा। एक बाहरी मुद्दा भी चलाया गया था उसमें। ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी चला सकते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ भी चला सकते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो 15 साल से बीजेपी कार्यालय में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, मैं यहाँ रहा हूँ, तो ये तो कांग्रेस है, ये फायदे के लिए कुछ भी झूठ बोल सकती है। अब सांगानेर की जनता से जो काफी वादे किए हैं आपने, किस तरह से उन्हें पूरा करने की प्राथमिकता आपकी? निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमने वायदे किए हैं, चाहे वो सीवरेज का काम हो या सड़क का काम हो या पानी का काम हो, निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे और जितना सांगानेर की जनता से ने हमसे अपेक्षा की है उस अपेक्षा पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। भजनलाल शर्मा बीजेपी के सांगानेर से जीत करके आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो है जीत की जो विक्ट्री साइन करके यहाँ पर वो यहाँ पर अपनी जीत और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें। स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम बने हुए हैं, आमेर से कांग्रेस के प्रशांत शर्मा ने जीत हासिल की है। उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, चुनाव हार गए। किशनपोल से कांग्रेस के अमीन कागजी की जीत हुई है। बिल्कुल लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है। विराटनगर से
बीजेपी के कुलदीप धनखड़ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा जीते हैं। चौमू से कांग्रेस की शिखा मील यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रही है। बस्ती से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। शाहपुरा से कांग्रेस के मनीष यादव ने जीत यहां पर दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। विराटनगर से बीजेपी के कुलदीप धनखड़ जीते हैं। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, चौमू से कांग्रेस की शिखा मील ने जीत हासिल की है और बस्ती से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा जीत चुके हैं चुनाव बस्ती सीट से। और शाहपुरा से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। मनीष यादव ने जीत दर्ज की है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के भूपेन्द्र यादव थे और चुनाव हार गए। जमवारामगढ़ से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा जीते हैं। बिल्कुल, चौमू से कांग्रेस की शिखा मील जीती है। यहाँ पर अब लगातार जो है नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। बस्ती से कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 112 सीटें जो है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। 72 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खातों में 15 सीटें इस वक्त नजर आ रही है और ये लगातार बदल भी रहा है। अभी ये आंकड़ा परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये अंतिम दौर है जब लगातार कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर वोटिंग का लास्ट काउंटडाउन चल रहा है और उसके बाद नतीजे निकलकर सामने आ रही है। अभी 1-2 राउंड जो बाकी हैं उन पर भी लगातार बिल्कुल ममता, अब अंतिम दौर में जो मतगणना है वो चल रही है। एक के बाद एक नतीजे लगातार जारी हो रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों से हमारे मेहमानों का परिचय करवा दें। लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सैयद साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और इसी के साथ हमारे साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान है रास बिहारी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक करके टिप्पणी लेंगे कि आखिरकार ये क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और ये जो आंकड़ा है वो कैसे अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैयद साहब, आपकी नजर में आप क्या कहेंगे? हेमंत रथ हमारी सहयोगी वहां पर है, आयुषी के पास चलते हैं। आयुषी के पास कुछ अपडेट है। आयुषी। बिल्कुल ममता, देखिए दौसा की अगर बात करें तो जिले की 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस जीती है। वहीं बात कर ले तो देखिए दौसा सीट पर मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के शंकर शर्मा को यहां पर चुनाव हरा दिया है और दौसा जिले में मंत्री प्रसादी लाल मीणा और ममता भूपेश भी देखिए चुनाव हारी है। ममता भूपेश देखिए ये बड़ा नाम और लगातार देखिए वो पहुंचती थी, जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई थी। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट देने की अपील भी की थी, लेकिन देखिए यहाँ पर वो चुनाव हार चुकी है। बांदीकुई से विधायक गजराज खजाना और महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा यहाँ पर चुनाव हारे हैं। तो देखिए यहाँ पर जोरदार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर हम बीजेपी की कर ले ममता, तो देखिए यहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसे जो कद्दावर नेता है, मंत्री हैं, वो देखिए कांग्रेस की तरफ से हारते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस खेमे में हलचल और भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार सीएम अशोक गहलोत की तरफ से गारंटियों की बात की गई थी और लगातार जनसंपर्क करते हुए वो नजर आए थे, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए थे। जिन 7 गारंटियों की वो बात करते थे वो देखिए वहां पर अब नजर नहीं आई है और इसी को लेकर के हमारे साथ देखिए टीम भी मौजूद है जिनसे पल पल की अपडेट जानेंगे। अंकुर, क्या अपडेट है? अपडेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कोटपुतली में क्या स्थिति बनी। कोटपुतली में हंसराज बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो मात्र 321 वोटों से जीते हैं, जबकि पहले पहले बताया जा रहा था कि राजेंद्र सिंह यादव जो कि कांग्रेस से हैं वो उनकी जीत दर्ज हो गई थी, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग हुई और वहाँ पर हंसराज मीणा ने जीत हासिल की। चलिए, तो ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं और सर के पास भी अपडेट है। सर, क्या अपडेट है अभी मैं ये आपको जोधपुर के ओसिया विधानसभा से अपडेट देना चाहूँगा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी जो हैं भैराराम चौधरी सियोल चुनाव जीत चुके हैं। दिव्या मदेरणा को 2807 वोटों से उन्होंने हराया है। दूसरा अपडेट है नाथद्वार विधानसभा से, जहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है डॉक्टर सीपी जोशी वो चुनाव हार गए। बिल्कुल, और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, सवाई माधोपुर से भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल देखिए जीते हैं। हमेशा से वो मुखर रहते हुए नजर आए थे, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसको लेकर के मुखर होते हुए नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे। और देखिए ये बड़ी जानकारी सवाई माधोपुर से दे रहे हैं आपको, जहां पर भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल जीते हैं।
बिल्कुल आयुषी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से पहले भी एक बार जीत दर्ज कर चुके हैं और ये दूसरी दफा है जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर गए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने वहां से जीत हासिल की है। सबसे बड़ी अपडेट, और एक बार मेहमानों का रुख कर लेते हैं एक एक करके, फिर हम आपके पास वापस से लौटेंगे, वापस से जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन सैयद साहब, मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा था कि ये जो आंकड़े हैं और ये जो नतीजे हैं उनको लेकर के आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या चला क्या नहीं चला? देखिए, चौंकाने वाले नतीजे और खास तौर से जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग में चुनाव जो है बहुत धुआंधार था और बहुत अच्छा लड़ा था चुनाव स्टार्टिंग, लेकिन एंड में आते आते जिस एग्रेशन के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना था, वो एंड में आते आते वो आपने बहुत हल्का और स्लो लग गया। जब आपको ये लगने लगा कि हम बिल्कुल जीत के करीब हैं, तो आपने बहुत हल्का सा उस चुनाव को ले लिया। लेकिन वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार से 4 दिन 5 दिन पहले को देख रहा था, तो बहुत ही एग्रेसिव चुनाव के अंदर जो है लास्ट के 3 to 4 डेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों के अंदर जो है वो चुनाव को बहुत सीरियसली लिया। और खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, एक बार फिर से मैं कहूंगा, उन्होंने कमाल करा और बहुत एग्रेसिव चुनाव लड़ा। देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं तो आपको उनकी दुगनी शक्ति के सामने अपनी 5 गुनी शक्ति के साथ जो है वो लड़ना पड़ेगा। आपको उनके नैरेटिव को भी तोड़ना पड़ेगा, आपकी उनके एग्रेसिव जो पॉलिटिक्स वो करते हैं उसको भी काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा, और हर एक सीट के ऊपर आपको अपना आकलन, चाहे वो जातीय समीकरण हो गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात उठा दी थी खास तौर से सचिन पायलट को लेकर के, हालांकि उस चीज को बहुत सीरियस नहीं लिया गया कि सचिन पायलट होते हैं। उसी एग्रेसिव मोड पे अगर कांग्रेस लेकर के आती तो चुनाव के परिणाम जो हैं वो दूसरे भी हो सकते थे। यही हमने मध्य प्रदेश में देखा। तब के भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम चेहरा नहीं दिया और अभी भी डिक्लेयर नहीं है कि वसुंधरा जी जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे नहीं बनेंगे, डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे नहीं बनेंगे। और तीनों राज्यों में चेहरा कांग्रेस के पास था, नीति भी कांग्रेस के पास थी, चुनाव प्रचार सार जो है बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन एंड में आते आते 2 से 3 के अंदर नहीं, आपको चुनाव जब तक आप जीतते नहीं, देखिए चुनाव के अंदर आपको अगर लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उसी एग्रेशन के साथ करना पड़ेगा जिस एग्रेशन की कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमियों की वजह से आ रही है। नहीं, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस जो एग्रेसिव मोड होना चाहिए था कांग्रेस का, जो स्टार्टिंग में था वही एंड तक रहना चाहिए था, जिस एग्रेशन के साथ चुनाव में उसको कम। रासबिहारी जी, आपका क्या मानना है इन नतीजों को लेकर के? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि प्रचार कांग्रेस का बड़ा जोरदार था, कांग्रेस केवल प्रचार में रह गई, लेकिन जो जमीन पर रणनीति बनानी थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास में नीतियां भी थी और ज़बरदस्त रणनीति भी तैयार की उसने। खास तौर पे जिस हिसाब से राजस्थान की अगर बात करें तो महिला अत्याचार का मामला उठाया गया, दलितों पे अत्याचार का मामला उठाया गया। ये ठीक है कि चिरंजीवी योजना का बार बार आप जिक्र करते रहे, चिरंजीवी योजना से बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन जो वहाँ पर पानी की समस्या को स्थानीय लेवल पर जगह जगह उठाया गया। इसी तरह से देखेंगे तो पड़ोस के राज्य में, जहां मध्य प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी थी, वहीं राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में अगर जाएंगे तो इतनी खराब सड़कें हैं कि चलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो जहां विकास की बात थी वहां पर ये केवल रणनीति की बात नहीं है, जो किया हकीकत में केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिला इसमें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बार बार जो सवाल उठा रहे थे कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं दिया गया और चेहरा नहीं दिया गया, तो बीजेपी की बड़ी सफल रणनीति रही। बार बार ये शोर मचाया गया कि वसुंधरा राजे नाराज है, वो चुनाव प्रचार में नहीं है, लेकिन वो भी चुनाव प्रचार में आई। बीजेपी ने पूरा सामंजस्य बना के, तालमेल बना के ये चुनाव लड़ा, इस कारण ये जीत हुई है। ठीक है अलका जी, क्या, क्योंकि अभी हम लगातार सुन रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत रखा आप लोगों ने, इसीलिए चेहरा कोई दिखाया नहीं? देखिए, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान, मोदी जी की नीतियाँ और इसी के आधार पर हमने चुनाव लड़ा था। हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं जो चुनाव को आगे ले जा सकते थे, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के साथ और डबल इंजन की सरकार के उद्देश्य के साथ ही हम इस चुनाव में आए थे। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि नीति नहीं थी, इनकी नीति नहीं, इनकी नीयत भी ठीक नहीं थी।
जनता से विश्वासघात करने का काम इस सरकार ने किया था। जो घोषणाएं की वो अधूरी रह गई और नई गारंटियां देकर ही जनता के बीच में जाने का और उनको भरमाने का प्रयास कर रहे थे। महिलाओं को फ्री मोबाइल देकर फ्री बीज की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता इनके असली चेहरे को अलका जी, ये तो आप मानेंगे कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ बीजेपी की जीत हासिल हुई है। एक बड़ी जीत के तौर पर देखें तो विद्याधर नगर सीट जो आपकी परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की, दिया कुमारी वहां से जीती तो 70,000 का मार्जिन वहां पर जरूर नजर आ रहा है। बाकी किसी सीट पर अब तक कोई बड़ी जीत देखने को नहीं मिल रही है। नहीं, 30-40,000 भी है। और वैसे तो देखा जाए तो हेमंत जी जो जीता वही सिकंदर है। आप 2 वोट की जीत भी मान लीजिए जीत है, लेकिन ये पॉजिटिवली जो जनता ने मैंडेट दिया है कि बीजेपी की नीतियों को, मोदी सरकार के नेतृत्व को और डबल इंजन की सरकार और जो विकास की अवधारणा बीजेपी लेके आई है, सबको साथ लेकर चलने की जो अवधारणा है। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, सड़कें नहीं है। हमने जो 5 साल पहले वसुंधरा सरकार ने जो काम करवाया था, उस काम को कंप्लीट करके अपना पत्थर लगाने के अलावा इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया, क्योंकि 4.5 साल ये झगड़े ही करते रहे। और आखिरी के जो 6 महीने है वो इन्होंने नई अभी मजाक में जैसे कह रहे थे, अशोक गहलोत जी रात को सोते थे और सपना देखते थे कि सुबह मुझे ये घोषणा करनी है। उस घोषणा को अमली जामा पहनाने का काम इन्होंने नहीं किया। नए जिले बना दिए, लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। सर जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है कि पूरे देश के अंदर 25 लाख रुपए से लेकर उसको फिर बढ़ाने की बात करेगी 50 लाख, 500 रुपए का सिलेंडर, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं यही कह रहा हूं कि अंतर्कलह खासतौर से बीजेपी के अंदर भी थी और वो जग जाहिर है, वो ऐसी नहीं कि ढकी छुपी बात है। लेकिन जिस चीज का मौके का फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए था, मुझे लगा उस कांग्रेस ने जिस मौके के अंदर चूक करी उसका नतीजा है। क्या ये बात जग जाहिर नहीं है कि वसुंधरा राजे जी में और खासतौर से शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी थी और वो सब जगह दिखी। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति थी, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं उठाया। लेकिन जो अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट की नाराजगी थी, उस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक मंच से बोला, उस चीज को जो कैप्चर करा है उन्होंने, उस चीज को कांग्रेस को मुझे लगा सब बोला। नहीं, चिरंजीवी योजना के बारे में आपको जानकारी शायद नहीं है। वहाँ के हॉस्पिटल्स की बिलिंग अभी तक नहीं हुई है। RGHS इन्होंने चालू किया था, 50% मेडिसिन पहले ही नहीं मिलती थी, फिर RGHS सक्सेस ही नहीं हो रहा है। बड़ा अच्छा सवाल ममता की तरफ से उठाया गया कि ये जो चुनाव रहा, वो बीजेपी भी ये जानती थी कि गहलोत वर्सेस मोदी अगर ये चुनाव होता है तो मोदी भारी पड़ेंगे, वही हुआ। नहीं, देखिए, शुरुआत में कांग्रेस ने मोदी के सामने गहलोत को खड़ा किया था, लेकिन जब अशोक गहलोत को लगा कि मोदी के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, तब उन्होंने राजस्थान के लेके या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर हमले किए। यही गलती मध्य प्रदेश में की गई। कमलनाथ भी पहले नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे थे, इसी तरह छत्तीसगढ़ में किया। लेकिन बाद में सभी राज्यों का आप देखेंगे तो केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसे रूबरू करवा देते हैं। 12 की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा हुआ है। आपको बता दें, अंता से बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा जीत दर्ज करते हुए नजर आई है। अटरू सीट से राधेश्याम बैरवा जो है यहाँ पर जीते हैं। और किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ललित मीणा ने जीत हासिल की है। छबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी जीत गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रताप सिंह सिंघवी ने जीत हासिल की है छबड़ा से। इस तरह से 12 की चारों सीटें बीजेपी के खाते में गई। बिल्कुल। और हेमंत, कई ऐसी सीटें हम देख रहे हैं जहां पर पूरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरे जिले की जो विधानसभाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कई जगह पर ऐसा है जहां पर कांग्रेस के जो बड़े नाम है वो भी जीत दर्ज करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम मंत्री ममता भूपेश की बात कर ले, वो हारती हुई नजर आ रही है। साहब से इस बारे में टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे हम, क्योंकि ये क्या हुआ कि मंत्री जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि हम तो 156 प्लस जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर मंत्री भी हार के साथ में चलते दिखाई दिए हैं। हार का सामना करना पड़ा है। मैं आपके पास लौटूंगा इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन पहले हम सीधे लिए चलते हैं। आखिर अपडेट क्या है इस वक्त, रिजल्ट हब से क्या अपडेट मिल रही है वो देख लेते हैं। आयुषी बताइए। बिल्कुल हेमंत, देखिए झुंझुनू में से आपको बता दें कि 7 में से 6 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए सूरजगढ़ से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते हैं, वहीं पिलानी से कांग्रेस के पीतराम सिंह काला जीते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए भी राहत की खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि अभी तक जो रुझान निकल करके सामने आ रहे थे उसमें ये देखने को मिल रहा था कि बीजेपी को
बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कांग्रेस को सांस में सांस आएगी, क्योंकि हमने कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाई थी जहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जो खबर निकल करके सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। देखिए अगर मंडावा से बात कर ले तो कांग्रेस की रीटा चौधरी यहाँ से जीती हुई है, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला यहाँ से जीते हैं, खेतड़ी से भाजपा के इंजय धर्मपाल जीते हैं और नवलगढ़ से भाजपा के विक्रम जाखल जीते हुए हैं। और यहाँ पर हमारी टीम भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे फिलहाल क्या अपडेट है। सर अभी आपके पास क्या अपडेट है? मैं चूरू के सीटों का अपडेट देना चाहूंगा। तारानगर से कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, राजेंद्र राठौर को हराया उन्होंने, और सरदारपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से जो है अनिल शर्मा कांग्रेस के जीते हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र से जो है हरलाल सारण जो है वो बीजेपी के जीते हैं, और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूसाराम गोदरा कांग्रेस के जीते हैं। बिल्कुल, और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जोधपुर से जो निकल करके सामने आ रही है, बिलाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल गर्ग आपको बता दें कि 4265 मतों से आगे है। और एक और बड़ी जानकारी हेमंत आपको दे दें, हनुमानगढ़ से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, संगारिया से कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया यहाँ पर विजय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए राहत की खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो हमने देखा उसमें लगातार बीजेपी को बढ़त निकलती हुई यहाँ पर दिखी थी, और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी बीजेपी मुख्यालय के बाहर से, हमारे संवाददाता वहां पर थे, उन्होंने दिखाया कि वहां पर जश्न का माहौल था, लेकिन कांग्रेस खेमे में पूरी तरीके से कोई हलचल नहीं देखने को मिली। लेकिन अब जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस प्रत्याशियों की भी जीत यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, संगरिया सीट पर भी जो है वो एक बड़ा उलटफेर के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। एक युवा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया था, और यहाँ जी बताइए और क्या अपडेट है आपके पास? मैं कि ये बाड़मेर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जो है डॉक्टर प्रियंका चौधरी करीब 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 23वें राउंड तक की गिनती हो चुकी है, वो लगातार बढ़त बढ़ाई हुई हैं। बिल्कुल, देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट पर यहाँ पर, और इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट बता दें ममता की इस वक्त की अपडेट क्या है? बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस वक्त 109 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 74 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, नई तकनीक के जरिए हम आपको एक एक बड़ी अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। आप बीजेपी के हाथों की सीट दे सकते हैं, 109 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कब्जा कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस पर सैयद जी की टिप्पणी क्या, वोट क्या प्रभावित हुआ है, कैसे प्रभावित हुआ है? जो ये आंकड़े जिनकी कल्पना तो शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी इन योजनाओं के साथ में। नहीं, पहली चीज तो मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, ये वही बिल्कुल रिवर्स हो गया जिस तरीके से पिछली बार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 74-75 सीट्स के आसपास आई थी, और कांग्रेस जो थी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी पोजीशन के अंदर आई। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक विक्ट्री जो पिछली बार थी वसुंधरा जी की, उसमें 160 से अधिक 150 से अधिक सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अगर कहा जाए क्लीन स्वीप, वो नजर नहीं आ रखा है। पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर है, चीजें जरूर है, और जहां पर मार्जिन होगा मुझे लगता है 2000, 3000, 1500 वोटों से अधिक का मार्जिन नहीं है जो जीता जा रहा है। आएंगे एक बार ममता, हम वापस से चलते हैं रिजल्ट हब में, जहां पर आयुषी के पास कुछ अपडेट है। जी आयुषी। बिल्कुल हेमंत, देखिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, टोंक से जो कि हॉट सीट बनी हुई थी, और देखिए सचिन पायलट यहाँ पर 29,237 वोटों से जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था, और टोंक विधानसभा से यहाँ पर जीत उन्होंने दर्ज किया। और लगातार देखिए पिछली बार 54,000 से जीते थे, इस बार का जो फासला है हालांकि कम बताया जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट की बात करें तो देखिए लगातार वो जाते थे, जनसंपर्क करते हुए नजर आए थे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे। तो सचिन पायलट पिछले बार की अगर बात कर ले तो देखिए 54,000 से जीते थे, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है 29,237 है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए अब ये है कि जनता के बीच वो जाते थे, बातचीत करते हुए नजर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो फासला है वो अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो टोंक विधानसभा की अगर सीट की बात कर ले तो ये हॉट सीट बनी हुई थी, और पायलट के सामने अजीत सिंह मेहता जो कि हार चुके हैं। बिल्कुल आयुषी, ये साफ है हेमंत, देखिए बड़ी जानकारी आयुषी ने दी है। टोंक से सचिन पायलट इस वक्त जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपनी सीट को सुरक्षित रख लिया, लेकिन और कुछ बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी सीट गंवा दिया है, ये बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सर जी आपसे जवाब लूंगी, मुख्यमंत्री ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली, सचिन पायलट ने अपनी सीट सुरक्षित कर ली, लेकिन और बड़े
चेहरे क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए अपनी सीट को? कम से कम मंत्रियों ने तो कम से कम अपनी सीट को सुरक्षित रखना चाहिए था। ये बड़ा सवाल आता है कि क्या कामकाज नहीं हुआ, इस वजह से वोट नहीं मिल पाए? नहीं, ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छा कामकाज था और मुझे लगता है कि लोगों ने काम भी करा, लेकिन धरातल पे जाकर जिस तरीके से मैन टू मैन कनेक्शन और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था एंड के दिनों में, बार बार कहता हूँ लास्ट के 4 से 5 दिन जिस तरीके से और मेहनत करनी चाहिए था, मुझे लगता है कि और हो सकती थी तो परिणाम दूसरे भी आते। लेकिन अगर पिछले साल देखेंगे तो सेम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े मंत्री, कद्दावत मंत्री भी चुनाव हारे थे। और 2019 के बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीतने के बावजूद भी लगभग 25 की 25 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस। और सेम जो है उसके बाद ये हुआ, क्योंकि इसके बाद 2000 जवाद साहब ये जो आंकड़े हैं, ये जो नतीजे हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं तो कम से कम मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ थी कहीं ना कहीं, और वो भी सामने आई थी। मैं बता रहा हूँ इस तरीके, देखिए नीचे के लेवल पे नाराजगी कई जगह पे थी, क्योंकि सचिन पायलट और नाराजगी तो सरेआम सामने आई थी। नहीं, वो आई थी, नहीं आई दोनों जगह से थी। देखिए क्या फर्क है, आई दोनों जगह से थी। बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी, कांग्रेस की तो नाराजगी लोग थे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैच किसने कराया? उस अपॉर्चुनिटी को भारतीय जनता पार्टी ने कैच कराया। जो वसुंधरा जी की नाराजगी थी, कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है? सिर्फ राजस्थान में नहीं, बहुत जगह पर पिछड़ जाती है। देखिए परसेप्शन, आपको अगर परसेप्शन, देखिए मैं जानता हूं कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो परसेप्शन के ऊपर, खास तौर से हिंदी पट्टी के अंदर परसेप्शन के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। उसके बाद आपके पास तड़का डालने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। क्या होता है जब आप अच्छी रेसिपी बनाते हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स भी साले अच्छे डाले, मसाले भी डाले, सब चीज डाली, लेकिन आपको यह पता करना चाहिए कि फ्लेम को कहां पर ज्यादा गर्म करना है, कहां पे जो है लो फ्लेम पे जो है आपको रेसिपी अच्छी बनाना है। मुझे लगता है वो लो फ्लेम वाली जो रेसिपी होती है वो ज्यादा समय तक आपने रख दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर के मौके पे आकर के फ्लेम को तेज कर दिया। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी है जो जवाद साहब कह रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत चाहे योजनाएं बनाते रहे, घोषणाएं करते रहे, लेकिन जनता से मिलना जुलना, कार्यक्रमों में जाना, सभाओं में लगातार जाना उन्होंने कम कर दिया था। कई बार तो ऐसे होते थे कार्यक्रमों में समय दे देते थे लेकिन एन वक्त पर नहीं पहुंचते थे, और जो लोगों से मिलने जुलने का था उस वजह से भी उसी उनकी तर्ज पर अन्य मंत्री भी चलने लगे। ये बात सही कह रहे हैं कि जनता से जो कटाव था वो लगातार गहरा होता चला गया। दूसरा, केवल वायदे करके और केवल घोषणाएं करके आप चुनाव नहीं जीत सकते जब तक आपका जमीन पे काम नहीं होगा। और दूसरा कि जिस तरह से कानून व्यवस्था राजस्थान में बिगड़ी, खास तौर पे दूर दराज के जो अंदरूनी इलाकों थे वहाँ की महिलाओं के साथ बार बार घटनाएं होना। अच्छा राजवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने जिस तरीके से वोट दिया है वो महिला सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रख करके वोट दिया और वो भारी पड़ गया कांग्रेस पार्टी को। महिलाओं की भी नाराजगी थी, साथ ही साथ जिस तरह से केंद्र की योजनाओं से महिलाओं को लाभ हुआ, खास तौर पे उज्ज्वला, जिस तरह से उज्ज्वला योजना लाई गई, या जवाब साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, एक बिहारी जी एक चीज को और ऐड ऑन करना चाहोगे। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बड़े बड़े नेताओं पे, मुख्यमंत्रियों पे लगाई गई और जो चुनाव से उनका डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसमें थोड़ा श्रेय जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भी देना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों पर उनको डिस्ट्रैक्ट करा गया। सुनिए, जिस तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए था विपक्ष को, वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भी इसमें श्रेय जाता है। इसको देने में क्या है? इसको बिल्कुल सही चीज नहीं, बहुत बढ़िया बात उठाई है। नहीं, फायदा उठा नहीं पाए ना। देखिए आप फायदा उठाते हैं उस परसेप्शन का और तेजी के साथ। जो सही जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। तो जब भ्रष्टाचार पर उन्होंने चोट की है तो जनता को वास्तव में लगा कि भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, ईडी गिरफ्तार आ रहे हैं, सीबीआई गिरफ्तार आ रहे हैं, इनकम टैक्स गिरफ्तार आ रहे हैं। जनता को भी लगा कि जो सालों तक भ्रष्टाचार करते रहे और जो छूटे हुए थे उन पर एक कार्रवाई हो रही है, उसका भी असर जनता पर बहुत बड़ा पड़ा। बिहारी जी, अगर आप भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके पास कौन सा वॉशिंग पाउडर है या कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन होती है? क्योंकि 70,000 करोड़ की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी ना, और उसके बाद महाराष्ट्र में कैसे ले लिया गया? अच्छा, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में योजनाएं नो डाउट एक के बाद एक सरकार की ओर से अच्छी चलाई गई थी, लेकिन ये जो सरकार जिस मामले को लेकर के चल रही थी कि भाई हम देखिए ओपीएस देंगे, हम ईआरसीपी का मसला हुआ, या हम दलितों, आदिवासियों को लेकर के योजनाएं हुई, आम आदमी को लेकर के योजनाएं हुई, क्या वो सब फीकी पड़ गई? महिला सुरक्षा और साथ ही साथ पेपर लीक, ये ऐसे भारी जो है
ये एक मुद्दा मैं मानता हूं, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा था युवाओं के बीच। जनगणना वो तो देखिए जातीय जनगणना सुन लीजिए, सुनिए, जातीय जनगणना जो है वो एक मुद्दा है और रियल मुद्दा है, और उसको जनता के बीच कैसे ले जाया जाएगा 2024 में, वो विपक्ष की और इंडिया अलायंस की बड़ी अब एक यहाँ से जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिस तरीके से भारी नाराजगी युवाओं के बीच जॉब्स को लेकर के है, वो राजस्थान में देखा जिस तरीके से जो है पेपर लीक आउट हुआ, और खास तौर से सचिन पायलट ने खुद ही जो है अशोक गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा खोला। लेकिन वहीं पे कैलाश मेघवाल जी ने जो है अपनी ही पार्टी के ऊपर, और खास तौर से वसुंधरा राजे जी के खेमे से आते, तो उन्होंने खुद जो है मेघवाल जी के ऊपर जो केंद्र में उनके ऊपर आरोप लगाए। तो करप्शन की बात के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते थे उसके ऊपर तो उन्हीं की पार्टी ने उनकी पोल खोल दी। लेकिन जिस तरीके से एक परसेप्शन के ऊपर वार करना चाहिए था कांग्रेस को, मैं बार बार कहता हूं, उस वार को करने में, निशाना लगाने में चूक हुई है। निशाना लगाने में चूक रहेगी तो हर जगह से वो नहीं, ये तो इंडिया अलायंस को, अब देखिए यहां से इंडिया अलायंस को, क्योंकि 2024 ज्यादा दूर रह नहीं गया, और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानती है। लेकिन जब आपको दुश्मन की ताकत का अगर अंदाजा है, तो आपको दुश्मन की ताकत के अंदाजे के हिसाब से उसके लिए मैदान में जो है वो आपको जो है धुरंधर उतारना पड़ेंगे। क्योंकि अकेले नरेंद्र मोदी साहब अगर ये कह दे कि चुनाव, उन्होंने इस चीज को कैच कराया कि हाँ हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी आप कम नहीं आंक सकते, वसुंधरा राजे जी को भी नहीं आ सकते। आप बताइए, रमन सिंह 3 बार 15 साल रहे और उसके बावजूद भी वहां से सरकार कांग्रेस की चली गई। बीजेपी का इतना नैरेटिव भी नहीं चल रहा था, लेकिन वहां से सरकार जाने का मतलब यह है कि जो चूक हो रही है कांग्रेस से, मैं कांग्रेस को जानता हूं और काफी वक्त से पढ़ता रहता हूं कांग्रेस के बारे में, जो चूक होती है जब वो कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो जैसे कर्नाटक और हिमाचल चुनाव लड़ने के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, उत्साह था कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उसी उत्साह के साथ यहाँ पे छोड़ना नहीं है। अभी सब कुछ नहीं खत्म हुआ, 2024 के साथ यहाँ से और मुस्तैदी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का जो ट्रेंड है हिंदी पट्टी का, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लिए चलते हैं रिजल्ट हब में, जहां पर आयुषी के पास अपडेट है। आयुषी, क्या अपडेट है आपके पास में? नागौर सीट की हम बात करेंगे। नागौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा यहाँ पर देखिए चुनाव जीत चुके हैं, और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हरेंद्र मिर्धा ने हरा दिया है। आपको याद होगा कि ज्योति मिर्धा अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थापती हुई नजर आई थी, और ये भी देखा गया था दल बदल की राजनीति राजस्थान में बहुत ही जोरों शोरों पर देखने को मिली थी, और ज्योति मिर्धा यहाँ पर दल बदल की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि कुछ दिन पहले ही ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुई थी, और जनता ने वहां से उन्हें नकार दिया, उन्हें जीत नसीब नहीं हुई है। कांग्रेस के खाते में, हरेंद्र मिर्धा के खाते में यहाँ पर जीत हासिल हुई है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी जानकारी है हेमंत, 15,000 से अधिक वोटों से, बिल्कुल 15,000 से अधिक वोटों से यहाँ पर देखिए हरेंद्र मिर्धा जीते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हेमंत। लेकिन ये सीट मिर्धा परिवार, और चूंकि देखिए आजादी के बाद से ही नागौर का दबदबा जो है वो मिर्धा परिवार का, खासतौर पर देश की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में रहा। नागौर सीट पर भले ही ज्योति मिर्धा नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हीं के परिवार के एक सदस्य के तौर पर हरेंद्र मिर्धा। बिल्कुल, और हेमंत जयपुर चुनाव परिणाम की रोचक बातें आपको बताएंगे, क्योंकि चाचा भतीजे एक साथ विधायक बने। बिल्कुल, चाचा और भतीजा जो है वो एक साथ विधायक बने हैं। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा जो है वो जीते हुए हैं, और महुआ से राजेंद्र मीणा जो है वो जीते हैं। वो दोनों जो है रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। राजेंद्र मीणा ने पिछली दफा भी राजेंद्र मीणा प्रत्याशी थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। आयुषी, बिल्कुल, और देखिए लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, और देखिए खिंसर सीट की अगर हम बात कर ले तो इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है, क्योंकि बेहद कम अंतर से यहाँ पर हार जीत बताई जा रही है। इस वक्त की दर्शकों को बता दें, सबसे बड़ी खबर है ममता। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस का सफाया आपको बता दें, 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ है। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस का यहाँ पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में गई है, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। यहाँ पर कांग्रेस का सफाया हुआ है, निर्दलीय के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह जीत दर्ज करते हुए नजर आई है। कांग्रेस का यहाँ पर
तरीके से। ममता थोड़ा सा जोड़ दूं। चंद्रभान सिंह आज्ञा भारतीय जनता पार्टी के बागी और उन्होंने नरपत सिंह राजवी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको शिकस्त दी है और ये बड़ी जानकारी, एक सीट निर्दलीय के खाते में यहाँ पर गई है ममता। और बिल्कुल कांग्रेस का यहाँ पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर जी, ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं जहाँ पर पूरी की पूरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी या फिर निर्दलीय आए, लेकिन कांग्रेस का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, जिन सीटें नजर आ रही है, देखिए स्पष्ट बहुमत की ओर भाजपा को मिल रहा है। कोई कह रहे थे 80 आएगी, 90 आएगी, 95 आएगी, लेकिन जनता ने बहुत खुले मन से आशीर्वाद भाजपा को दिया है। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपके इस कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि आप अकेले ही ऐसे नेता थे जो लगातार ये कह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ उस वादे पर लगातार कायम रहूंगा। देखिए, मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा था कि जनता का मन था, जनता का विश्वास था मोदी जी के ऊपर और भाजपा के ऊपर, और हजारों कार्यकर्ताओं की रात दिन मेहनत के आधार पर मैंने कहा कि राजस्थान में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आज वो दिन आ गया। मोदी जी की तरफ से फोन आया आपके पास, गृह मंत्री जी की तरफ से फोन आया, केंद्रीय नेतृत्व आपको किस प्रकार से बधाइयां दे रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का बराबर मार्गदर्शन चुनाव में भी और आज भी हम सबको मिल रहा है। ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि उन्होंने उनका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर निश्चित रूप से। दिल्ली से क्या मैसेज आया आपके पास में? बहुमत की सरकार बनने पर केंद्रीय नेतृत्व का पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को विशेष आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जीपी जोशी जी। देखिए हेमंत, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत देर में कमान मिली और उसके बाद जीत दर्ज की है। एक और बड़ी खबर, हाँ बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चाचा भतीजे एक साथ विधायक बनी है। यहाँ पर परिवार में चाचा भतीजे विधायक बने एक साथ। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा ने जीत दर्ज की है, महुआ से राजेंद्र मीणा ने जीत दर्ज की है। किरोड़ी लाल मीणा चाचा हैं राजेंद्र मीणा के और खुद राज्यसभा के सांसद। हालांकि अलग बात है ममता कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आंदोलनों से निकले हुए नेता माने जाते हैं। भीड़ इकट्ठा करने में, भीड़ की अगुवाई करने में उनका कोई सानी राजस्थान में नहीं देखा गया। पिछले 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन खड़े किए अकेले के तौर पर, वो भी उसकी चर्चा भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सैयद साहब कुछ कह रहे हैं इस पर। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के अंदर जीत रही है, खासतौर से राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कमोबेश स्थिति जो थी वो पिछले चुनाव के अंदर यही कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 25 की 25 सीटें जो थी वो कांग्रेस हार गई थी। हो सकता है 2024 में यही परिणाम देखने को मिले कि कुछ जो है 2024 के अंदर उलटफेर क्या यही होगा जिस तरीके से कांग्रेस के साथ हुआ था। तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो वोटर है उसका मन किधर है ये अभी तक कोई भी सर्वे नहीं भाप पाया। जितने सर्वे थे वो एक तरीके से मुझे लगता है जो पोल्स आए थे, मुझे लगता है वो भी सारे जो है धराशायी हुए हैं। 2018 के पोल भी धराशायी हो, क्योंकि एक तरफा ये कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन करके आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ के। हाँ, 2-1 पोल्स ने मध्य प्रदेश के अंदर भी दिखाया था और राजस्थान के अंदर भी दिखाया, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं दिखाया था कि बहुत बड़े एक मार्जिन से या एक मोदी फैक्टर के साथ से आ रही थी कि 150 प्लस जो है वो राजस्थान के अंदर सीटें आएंगी। कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है जो कांग्रेस ने 2018 के अंदर जीता था, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने। और एक बड़ी बात, क्या अब कोई ओबीसी नया चेहरा क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर देगी या नहीं देगी, ये एक सवाल जो है वो बड़ा खड़ा होता है। थोड़ा सा रोक रहा हूं, सबसे बड़ी अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। रविंद्र, चाचा भतीजे दोनों एक साथ विधायक बने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा जीत उन्होंने दर्ज की है, लेकिन अभी आपके पास क्या अपडेट है और आंकड़े आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? लगातार अपडेट हो रहे हैं और चूंकि अगर हम रुझान और नतीजों को देखें तो 115 सीटों पर या यूं कहें कि 114 सीटों पर बीजेपी यहां पर या तो बढ़त बना चुकी है, फिर जीत हासिल कर चुकी है। 41 सीटों का मार्जिन यहां पर दिखाया जा रहा है। मैं आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस 71 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है या फिर रुझानों में आगे है। अन्य के खाते में 14 सीटें हैं, 13 का नुकसान होता है मुझे दिखाई दे रहा है। रीजन वाइज जानना बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर हेमंत और ममता, क्योंकि अगर रीजन की बात करें तो ढूंढाड़ की अगर यहाँ पर चर्चा करनी सबसे पहले जरूरी हो जाती है। ढूंढाड़ की
कुल मिलाकर बीजेपी को 20 सीटें प्लस 13 यानी कि 13 सीटों का बीजेपी को यहां पर फायदा ढूंढा, यानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान और अन्य के को भी बड़ा नुकसान यहां पर, जिसमें दूदू की सीट भी शामिल है, 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले रीजन की अगर बात करें, यहां पर मारवाड़, चूंकि मारवाड़ में भी बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी को यहां पर भी फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस 9, 23 सीटों पर या तो आगे हैं या जीत चुके हैं। कांग्रेस को ये 9 की 9 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 सीटें अन्य के पास जाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों और नतीजों में। अगले रीजन की बात करेंगे मारवाड़ के बाद, हाड़ौती चूंकि बीजेपी के एक तरह से कहें कि गढ़ के तौर पर कही जाती थी और हाड़ौती में बीजेपी ने टिकटों की घोषणा सबसे बाद में की थी। यहां पर बीजेपी 11 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है और इसमें 1 सीट का फायदा बीजेपी को होते हुए दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान, अन्य बिल्कुल सफाया यहां पर देखने को मिल रहा है। अगले रीजन की बात करते हैं। अगला रीजन अजय मेरू रीजन, जिसकी अगर यहां पर आंकड़ेवार हम चर्चा करें तो बीजेपी को 19 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 6 का फायदा, कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान, यानी जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वो बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मैप के जरिए भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रीजन, जो येलो कलर का रीजन है, ये पूरा बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का जो रीजन है, इन सीटों पर यहां कांग्रेस को जीत दर्ज करते हुए देखने की बात सामने आ रही है। इससे अगले रीजन पर हम अगर जाएं तो फिर शेखावाटी में भी एक तरह से कहें कि बीजेपी को 2018 में बेहद नुकसान पहुंचा था। चुरू जिला आता है, सीकर जिला आता है, झुंझुनू जिला आता है, वहां की क्या स्थिति है? शेखावाटी में जो अभी तक रुझान और नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस बेहतरीन तरीके से इस बार भी यहां पर बढ़त बनाए हुए 10 सीटें कांग्रेस या तो जीत चुकी है या उनमें आगे चल रही है। 1 सीट का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 3 सीटों का फायदा, यानी कुल मिलाकर 5 सीटों पर आगे है या बढ़त बनाए हुए है, जीत चुकी है। और 2 सीटें जो अन्य के खाते में पिछली बार गई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, उन 2 सीटों का नुकसान यहां पर शेखावाटी इलाके में देखने को मिल रहा है। अगले रीजन को भी यहां पर देखना जरूरी इस तरीके से हो जाता है क्योंकि मेवाड़, चूंकि लगातार चर्चा यही होती है कि जिसने मेवाड़ जीता वही सत्ता का सिरमौर साबित होता है और उसी लिहाज से मेवाड़ को अगर देखा जाए, जो मेवाड़ को जीतता है वही राजस्थान में राज करता है। हालांकि पिछली बार ये परंपरा टूटी थी, तो बीजेपी को 16 सीटें यहां पर मेवाड़ में देखने को मिल रही है। कुल 28 सीटों में पिछली बार 15 सीटें मिली थी, 1 सीट का नुकसान बीजेपी, 1 सीट का फायदा बीजेपी को, और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजसमंद में क्लियर तरीके से बीजेपी बढ़त बनाए हुए देख रही है और चित्तौड़गढ़ में भी बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अन्य को 1 सीट की बढ़त, और ये अन्य मान लीजिए हेमंत, ये वही अन्य जो कि बागी होकर चुनाव लड़े हैं चित्तौड़गढ़ से आक्या, उनको यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट से इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगले रीजन का अगर यहां रुख करें तो बीकाना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि बीकाना के इलाके में जिसमें बीकानेर, गंगानगर की सीटें आ जाती हैं, उस लिहाज से कांग्रेस को 11 सीटें यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट का कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, बीजेपी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए या फिर जीत दर्ज कर चुकी है। अन्य के खाते में हालांकि 1 सीट के जरिए नुकसान देखने को यहां पर मिल रहा है। एक और रीजन यहां पर जो है मत्स्यनगर रीजन, इस रीजन को अगर देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस रीजन में बीजेपी को बड़ा ये देखिए, मत्स्य रीजन वो रीजन होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन के जरिए जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, या इसको आप ये कह लें मेवात का इलाका है, इस रीजन में बीजेपी को सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फायदा ढूंढा रीजन के बाद देखने को मिल रहा है। 8 सीटों का फायदा यहां बीजेपी को मिल रहा है और 10 सीटों पे बीजेपी या तो जीत चुकी है, बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान और 7 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जीत चुके हैं। यहां पर एक अन्य का फैक्टर बड़ा निकलकर सामने आया था और बीएसपी से जीतकर एक बड़ी संख्या में इस इलाके से लोग आए थे पिछली बार, और इस बार बीएसपी को नकारते हुए यहां के वोटर दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल की अभी यही तस्वीर जो कि लगातार टैली के जरिए देखने को मिल रही है। 114 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है या आगे चल रही है, कांग्रेस 71 सीटें और अन्य 14 सीटें यहां पर हो जाती हैं। और एक मेरा सवाल यहां पर, चूंकि हेमंत आपके साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सैयद साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक गुगली फेंकी है और वो गुगली फेंकते हुए बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं कि देखते हैं कि ओबीसी का कोई चेहरा
क्या मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा? मेरा ये सवाल है कि बीजेपी ने तो अपने कमल के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा था, तो अब वो इसमें ओबीसी और एससी एसटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को अब भी कोई सबक नहीं मिला? जो जातीय जनगणना की बात करती तो पूरी तरह से जनता ने नकार दिया उनको। जी नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति खुद एक बार बताई थी और उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़े जो है वर्ग से आता हूं। वो चुनाव जीतने के बाद बताई थी सर, चुनाव जीतने के बाद बताई थी। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज का प्रचार प्रसार करते रहे और इस चीज को बोलने में ये मेरे अल्फाज थोड़ी थे, माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन बांटने की बात किसी ने नहीं की यहाँ पर, बांटने की बात नहीं की कि हाँ जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना कराएंगे। सुनिए, ये कांग्रेस कहती थी जातीय लगेगी हाथ पे। सुन लीजिए, ये नैरेटिव जातीय जनगणना की बात इंडिया अलायंस ने रखी सामने और नीतीश कुमार साहब ने रखी सबसे पहले आंकड़े। बिहार के अंदर जातीय समीकरण, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण चलता है। खबर है साहब, रोक रहा हूं थोड़ा सा। मतगणना संपन्न हुई, स्पीकर से कांग्रेस के राजेंद्र पारिक ने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी खबर है शेखावाटी के इलाके से। बिल्कुल, लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ डोटासरा ने जीत दर्ज की है। फतेहपुर से कांग्रेस के हाकम अली जीते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेश मोदी ने जीत दर्ज की है। सीकर जिले की मतगणना जो है वो संपन्न हो गई है। नतीजे जो है निकलकर सामने आ गई है। ये बड़ी खबर है कि दूध से बीजेपी के गोवर्धन वर्मा चुनाव जीते हैं। ये बड़ी खबर है। खंडेला से बीजेपी के सुभाष मील जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। श्री माधोपुर से बीजेपी के जाबर सिंह जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर नजर आई है। और नीमका थाना से कांग्रेस के सुरेश मोदी ने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर के आ रही है शेखावाटी से, जहां लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जीत गए हैं। खींवसर से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। खींवसर से हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। नागौर सांसद और आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल की सीट जो है वो कश्मकश में फंसी हुई थी, निकल गई है। हनुमान बेनीवाल विजयी हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा को हराया। खींवसर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बिल्कुल, ये लगातार हनुमान बेनीवाल कभी पछड़ रहे थे, कभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरकार 2069 वोटों से जो है उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। हनुमान बेनीवाल अपनी सीट बचाने में यहाँ पर कामयाब रही है, जनता के सामने खुद को पेश करने में कामयाब रही है। नागौर से सांसद हेमंत आपको बता दें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच जाते हैं, मुखर होकर सारी बातों को रखते हैं और जनता के बीच में अपनी पकड़ क्या हुआ कि नारायण बेनीवाल जो उनके भाई हैं वो विधायक हुआ करते थे, उनको ड्रॉप करके हनुमान बेनीवाल ने इस बार का चुनाव लड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि